नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दक्ष कम्युनिकेशन में मैं प्रवीण कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले टॉपिक में हमने मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा था। आगे आज हम लोग बिंदुसार को पढ़ चुके हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आप अशोक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आज अशोक के बारे में। अशोक जिसे हमने क्या कहा, महान कहा। ठीक है, तो अशोक के बारे में अगर जाना जाए तो अशोक जो था 269 यानी 269 ईसा पूर्व में 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, आपको पता ही है बिंदुसार का पुत्र था, इसकी माँ का नाम सुभद्रांगी था। तो ये मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में ये मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अशोक ने क्या किया कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की ठीक है हत्या करके 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी को हासिल किया था, यानी हत्या करके गद्दी हासिल की थी। तो गद्दी को इसने हासिल किया था। तो ये देखिए, गद्दी को हासिल किया था। कितने भाइयों को मार दिया इसने? अपने 99 भाइयों को इसने मारा था। तो अब देखिए, आप सब लोगों को पता है कि अशोक जो था, अशोक ने अपने शासन काल के 8वें वर्ष, अपने शासन के काल के 8वें वर्ष या 261 8वें वर्ष या 261 ईसा पूर्व में कहाँ पर आक्रमण कर दिया था? कलिंग पर। ठीक है, तो कलिंग पर आक्रमण किया था, ये भी आपको पता है। अब थोड़ा सा कलिंग के बारे में जान लेते हैं। तो अब देखिए, कलिंग के बारे में अगर जाना जाए तो कलिंग जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तो कलिंग का जो राजा था, कलिंग का राजा कौन था? तो कलिंग का राजा नंदराज था। कौन था दोस्तों? नंदराज था। जबकि वहाँ की राजकुमारी कौन थी? तो वहाँ की जो राजकुमारी थी वो थी करुआकी। कौन थी? करुआकी थी। तो ये राजकुमारी थी। अब ये कलिंग है कहाँ पर? कलिंग दोस्तों कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। वर्तमान में इसकी स्थिति उड़ीसा में है। तो ये उड़ीसा में है। तो देखिए, हमने जाना अशोक ने क्या किया कि यहाँ पर आक्रमण कर दिया था। अब क्या हुआ कि कलिंग में 1 लाख कितने लोग मारे गए? 1 लाख लोग मारे गए तथा 1.5 लाख यानी 1.5, तो 1.5 लाख लोग क्या हुए थे? घायल हुए थे। 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। ठीक है, तो अब क्या किया अशोक ने कि कलिंग युद्ध में क्या हुआ भाई? कलिंग युद्ध में भारी रक्तपात हुआ। तो कलिंग युद्ध में भारी रक्तपात को देखकर अशोक ने क्या कर दिया कि अशोक ने युद्ध नीति को छोड़ दिया। यानी युद्ध नीति जो थी उसकी, उस युद्ध नीति को क्या कर दिया? त्याग दिया। ठीक है, एवं युद्ध नीति को त्याग करके क्या किया? युद्ध नीति को त्याग दिया एवं कौन सी नीति अपनाई? धम्म नीति। कौन सी नीति अपनाई? धम्म नीति। तो इसने धम्म नीति को अपनाया था, तो धम्म नीति अपनाई थी। देखिए, अशोक ने युद्ध नीति को छोड़ दिया और कौन सी नीति को अपनाया? धम्म नीति को अपनाया था। तो ये बात भी हमें अच्छी तरह से याद रखनी है। अब देखिए, आगे बात करें तो अशोक के राजनैतिक जो गुरु थे, अशोक के राजनैतिक गुरु मोगली पुत्र थे। कौन थे? मोगली। तो मोगली पुत्र तिस्य थे, ये अशोक के राजनीतिक गुरु थे।
जबकि आपको अच्छी तरह से पता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म अपनाया था यानी बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा जिससे ली होगी वो उनके गुरु रहे होंगे। तो अब यहाँ पर प्रश्न आता है, कहता है कि अशोक के धार्मिक गुरु कौन थे? तो अशोक के धार्मिक जो गुरु थे वो कौन थे? तो अशोक के धार्मिक गुरु उपगुप्त थे। कौन थे दोस्तों? उपगुप्त थे। ठीक है, तो अशोक के धर्म के गुरु कौन थे दोस्तों? तो अशोक के धार्मिक गुरु जो थे वो उपगुप्त थे। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। और बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? उपगुप्त से ली थी। जबकि आप सब लोगों को मालूम है कि अशोक की जो पत्नियां थी, अशोक की जो पत्नियां थी, तो अशोक की पत्नियां कौन कौन थी? तो अशोक की पत्नियां जो थी वो करुआकी, एक तो करुआकी थी, दूसरी थी तिस्यरक्षा। कौन सी थी? तिस्यरक्षा। तो एक थी तिस्यरक्षा, एक तिस्यरक्षा थी दोस्तों, और तीसरी थी महादेवी। कौन सी थी? तीसरी थी महादेवी। तो ये देखिए दोस्तों, महादेवी ये थी। तो पत्नियां थी, ये 3 पत्नियां थी। जबकि आप सबको पता है कि अशोक की 2 पुत्री थी। अशोक की 2 पुत्री थी। एक का नाम था संघमित्रा। क्या नाम था? संघमित्रा। और दूसरी का नाम था, क्या नाम था दूसरी का? तो दूसरी का नाम था चारुमती। क्या नाम था? चारुमती। तो दूसरी का नाम चारुमती था। ये 2 पुत्रियां अशोक की थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अशोक और किसकी? महादेवी। तो ये देखिए दोस्तों, ये महादेवी। तो अशोक और महादेवी की पुत्री, अशोक और महादेवी की पुत्री कौन थी? संघमित्रा। और संघमित्रा एवं पुत्र कौन था? तो एवं पुत्र महेंद्र था। कौन था? महेंद्र था। जबकि आपको पता है कि अशोक एवं करुआकी की जो पुत्री थी, अशोक और करुआकी की पुत्री कौन थी? तो कौन थी? चारुमती थी। कौन थी? चारुमती थी। तो ये देखो, हमें पता चला कि अशोक और करुआकी की पुत्री का नाम चारुमती था। अब अशोक ने, हमें पता चल गया था कि बौद्ध धर्म अपनाया था। तो क्या किया इसने कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या किया? अपने पुत्र किसे? महेंद्र। अपने पुत्र महेंद्र तथा किसे? पुत्री का नाम था संघमित्रा। पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? सिंहल द्वीप। कहाँ भेजा था? सिंहल द्वीप भेजा था। और दोस्तों, इसी का वर्तमान नाम हम इसको क्या कहते हैं? श्रीलंका कहते हैं। तो सिंघल द्वीप भेजा था। किसने भेजा था? अशोक ने भेजा था। किस लिए भेजा था? प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, जिसने प्रचार के लिए भेजा था। अब देखिए कि झेलम नदी पर अशोक ने क्या किया? झेलम नदी पर अशोक ने किसकी स्थापना करी थी? तो श्रीनगर की। किसकी स्थापना की? श्रीनगर की स्थापना की थी। तो अशोक ने झेलम नदी पर श्रीनगर शहर की स्थापना भी की थी। ये भी बात आपको याद में बनाए रखनी है। अब भारत में देखिए, भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों पर लेख छपाने या लेख बनवाने की कला का जन्म
किसने कराया था या किसने दिया था? अशोक ने दिया था। ठीक है, तो अशोक ने दिया था, या यूं कह सकते हैं कि भारत में भारत में भारत में सर्वप्रथम शिलालेख किसने बनवाए थे? अशोक ने बनवाए थे। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख अशोक ने बनवाए थे, ये हम ये कह सकते हैं। अब शिलालेख की बात करी जाए तो अशोक ने भारत में कितनी? 4 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में? 4 भाषाओं में। अब ये 4 भाषाएं कौन सी हैं? एक तो नंबर 1 आपको पता है कौन सी है? ब्राह्मी। नंबर 2 खरोष्ठी, और नंबर 3 ग्रीक, तो ये हो गई ग्रीक। ठीक है, और फिर नंबर 4 अरामीक। कौन सी थी? अरामीक। ये 4 भाषाएं थी। तो अशोक ने भारत में 4 भाषाओं में क्या बनवाए थे? शिलालेख। 4 भाषाओं में शिलालेख बनवाए थे। ये देखिए, 4 भाषाओं में शिलालेख बनवाए थे अशोक ने। तो कौन कौन सी 4 भाषाएं थी? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरामीक। अब यहाँ प्रश्न आता है कि अशोक के शिलालेख, देखिए कह रहा अशोक के शिलालेख का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? तो अशोक के शिलालेख का सर्वप्रथम पता टी फैंथलर ने लगाया था। ठीक है, तो टी फैंथलर ने इनके शिलालेखों का सर्वप्रथम पता लगाया था। अब यहाँ फिर से पूछेगा आपसे, कहेगा कि अशोक के शिलालेख तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा भाई? सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। तो ये देखिए, ये भी आपसे पूछेगा कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। आगे पूछता है कि अशोक ने कुल कितने शिलालेख बनवाए थे? तो अशोक ने कुल 14 शिलालेख बनवाए थे। तो भारत में अशोक ने कितने शिलालेख बनवाए थे? तो कुल 14 शिलालेख बनवाए थे। पूछता है कि अशोक को, देखिए कह रहा अशोक को शिलालेख जो बनवाए, उन शिलालेखों में क्या कहा गया है? तो अशोक को शिलालेखों में देव या देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अशोक को शिलालेखों में क्या कहा गया है। तो अशोक को शिलालेखों में देव या देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि अशोक का, कहता है कि अशोक द्वारा बनवाया गया सबसे बड़ा, कैसा है दोस्तों? सबसे बड़ा अभिलेख। तो अशोक द्वारा बनवाया गया सबसे बड़ा अभिलेख का नाम क्या है? तो अशोक द्वारा बनवाया गया सबसे बड़ा अभिलेख जो है वो कौन सा है? तो अशोक द्वारा बनवाया गया सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है दोस्तों? तो सबसे बड़ा अभिलेख जो है वो है 7वां। कौन सा है? 7वां अभिलेख है। तो ये देखिए, 7वां अभिलेख जो है ये अशोक ने बनवाया था, और ये अशोक द्वारा बनवाया गया सबसे बड़ा अभिलेख था। ठीक है, जबकि सबसे छोटा अभिलेख का नाम क्या है? तो अब सबसे छोटा अभिलेख, तो अशोक द्वारा बनवाया गया सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो ये दोस्तों है रुम्मनदेही। कौन सा है? रुम्मनदेही है। तो रुम्मनदेही अभिलेख जो था ये अशोक द्वारा बनवाया गया सबसे छोटा अभिलेख था। अब पूछता है कि अशोक के
कलिंग युद्ध, अशोक के कलिंग युद्ध एवं हृदय परिवर्तन, कलिंग युद्ध एवं हृदय परिवर्तन। तो कलिंग युद्ध एवं हृदय परिवर्तन की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हृदय परिवर्तन की जानकारी तो अशोक के कलिंग युद्ध और हृदय परिवर्तन की जानकारी उसके द्वारा बनवाए गए 13वें शिलालेख से मिलती है। ठीक है, तो ये भी हमसे पूछेगा तो हम इसको आसानी से बता देंगे कि 13वें शिलालेख में अशोक ने अपने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। अब पूछता है कि अशोक ने कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में बनवाया था? तो अशोक ने क्या किया कि अशोक ने शेर ए कुहना, तो अशोक ने शेर ए कुहना अभिलेख 2 भाषाओं में बनवाया था। कितनी भाषाओं में? 2 भाषाओं में। तो 2 भाषाओं में बनवाया था। ये देखिए 2 भाषाओं में बनवाया था। तो शेर ए कुहना अभिलेख जो था ये अशोक ने बनवाया और कितनी भाषाओं में बनवाया था? तो ये दोस्तों 2 भाषाओं में इसने बनवाया था। जबकि आप सब लोगों को मालूम है कि ये जो शेर ए कुहना अभिलेख है इसको 2 भाषाओं में बनवाया। तो कौन सी 2 भाषाएं थी? ग्रीक और अरामिक। कौन सी थी? ग्रीक और अरामिक। तो ग्रीक और अरामिक नामक 2 भाषाओं में अशोक ने इसे बनवाया था। तो हमने अभी जाना कि अशोक जो था, अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? तो अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। तो देखिए अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? तो अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ही हम बात कर लेते हैं कि मौर्य वंश कितने साल तक चला या मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था, अंतिम शासक वो था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। जबकि हम फिर से जान सकते हैं कि मौर्य वंश 137 वर्ष तक चला था। कितने साल तक चला? 137 वर्ष तक चला था। आप सभी लोगों को पता है कि अशोक के समय बौद्ध धर्म की 3री संगीति का आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मुगल पुत्र तिष्ट ने की थी और वो राजनीतिक गुरु थे, अशोक के धार्मिक गुरु थे उपगुप्त। तो इस तरीके से हम अशोक के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जान सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पढ़िए अच्छे तरीके से, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए